The Lellan Top Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज का बुलेटिन शुरू हो उसके पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों यानी जियो, एयरटेल और वोडाफोन की अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं। अंतिम यात्रा के बाद इन्हें दफनाया जा रहा है और उसके बाद शान से सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये वीडियो तब वायरल है जब देश में ये बहस चल रही है कि मोबाइल टैरिफ के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब प्राइवेट कंपनी छोड़ करके सरकारी BSNL पर नंबर पोर्ट करा लिए जाएं, क्योंकि वहां पर सुविधाएं सस्ती दर पर मिल रही हैं। लेकिन क्या BSNL इस स्थिति में है अभी कि पोर्ट करवाकर आए लोगों का लोड संभाल सके? कंपनी की बैलेंस शीट इस समय किस स्थिति में है? कंपनी की मार्केट में हिस्सेदारी अभी कैसी है? सरकार से 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद लेकर के भी BSNL 4G नेटवर्क का ही अभी विस्तार कर रही है। 5G की तो बात छोड़ दीजिए। आज के लल्लन टॉप शो में हम BSNL और उसकी कार्यशैली पर बात करेंगे और फिर जानेंगे देश की जरूरी सुर्खियां। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। BSNL की घर वापसी और BSNL में पोर्ट करो, ये कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुहिम छिड़ी है कि BSNL का खोया हुआ वैभव वापस लाया जाए और लोग अपना कनेक्शन BSNL में पोर्ट करें। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 3 जुलाई को देश को एक बड़ी सूचना मिली। रिलायंस जियो ने ऐलान किया कि वो अपने सभी प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स के दाम बढ़ा रहे हैं। और ये बढ़ोतरी कितनी थी? 155 रुपए के प्लान का दाम 189 रुपए हो गया, 289 रुपए के प्लान का दाम 349 रुपए हो गया, 479 रुपए के प्लान का दाम 579 रुपए हो गया। ये तो बस वो प्लान हैं जो ज्यादा प्रचलित हैं। अगर आप स्क्रीन पर पूरी लिस्ट देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि प्लान में ये बदलाव 34 रुपए से लेकर के 600 रुपए तक का हुआ है। प्रतिशत में बात करें तो इस बदलाव का औसत 25% का है। जियो ने टैरिफ बढ़ाए तो अगले दिन यानी 4 जुलाई को एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान के दाम बढ़ा दिए। लगभग उतनी ही बढ़ोतरी की जितनी जियो ने की थी। कंपनियों ने ऐसा क्यों किया? बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों ने ऐसा अपना ARPU मेंटेन करने के लिए किया। ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि इन कंपनियों को एक ग्राहक से होने वाली औसत कमाई, उसे ही ARPU कहते हैं। ये कंपनियां इस ARPU को लेकर के हर साल एक टारगेट रखती हैं। पिछले साल ये टारगेट 200 रुपए का था। खबरों के मुताबिक इस साल ये टारगेट बढ़ा करके 300 रुपए तक कर दिया गया है। इसीलिए टैरिफ में बढ़ोतरी की गई, यानी कंपनियों को ज्यादा पैसा कमाना है और इसीलिए दाम बढ़ाना है। तो क्या सारी टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ ये तय किया कि ARPU बढ़िया करना है, बढ़ाना है इसको हमने एक्सपर्ट से पूछा। जी, तो देखिए, टेलीकॉम कंपनीज तो हमेशा से ही लो ARPU या फिर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र के बारे में कंप्लेन करती आई हैं। 5G नेटवर्क का रोल आउट एक काफ़ी महंगा सौदा है और 3G 4G के मुकाबले, और ऐसा तो नहीं है कि ये अपने पैसे लगा के लॉस में जाते रहेंगे। इसलिए टेलीकॉम कंपनियों को दाम तो बढ़ाना ही था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि किस कदर रेट बढ़ जाएंगे। तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने लगभग 25% से दाम बढ़ा दिए हैं। जो सबसे महंगे प्लान थे, जो 1 साल की वैलिडिटी देते हैं, वो लगभग 600 रुपये से ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो कस्टमर पे काफ़ी भारी पड़ा है ये चीज़। और अगर आप तीनों कंपनियों की अनाउंसमेंट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जियो और वोडाफोन आइडिया ने कुछ जिक्र नहीं करा कि वो दाम क्यों बढ़ा रहे हैं, लेकिन एयरटेल ने काफ़ी साफ साफ लिखा है कि उन्हें ARPU 300 रुपये से ऊपर चाहिए, इसीलिए उन्होंने दाम बढ़ाए हैं। और वो ये एक्स्ट्रा पैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ाने में लगा देंगे। तो उम्मीद तो यही है कि कस्टमर के जो एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं उसके बदले में उनको थोड़ी बेहतर सर्विसेज मिलेंगी। एक चीज़ और समझने वाली बात है कि 2014 में
कुछ 13 टेलीकॉम कंपनियां थी हमारे देश में, और 10 साल बाद सिर्फ 3 प्राइवेट कंपनियां और 1 PSU है जो कि BSNL है। इस समीकरण के वजह से कंपटीशन बहुत कम हो गया है, और इतिहास गवाह है कि कंपटीशन कम होने से कस्टमर को कभी फ़ायदा नहीं हुआ। अब देश में टेलीकॉम ऑपरेटरों की पोजीशनिंग समझें तो देश में 3 मेजर कंपनियां हैं प्राइवेट, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। 3 प्राइवेट कंपनियां हैं और एक सरकारी कंपनी है BSNL। तीनों प्राइवेट कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए तो सोशल मीडिया पर लोगों ने पोर्टिंग की मुहिम चलाई। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि तमाम सोशल मीडिया यूजर्स सरकारी कंपनी BSNL का दामन थापने की अपील कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं आपस में, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि BSNL अब भी दूसरी कंपनियों के मुकाबले किफ़ायती सेवा दे रही है। मिसाल के तौर पर जो BSNL का 107 रुपए का प्लान है उसमें 35 दिन की वैलिडिटी है और कुल 3 GB डेटा मिलता है। 108 रुपए का जो प्लान है उसमें 28 दिन की वैलिडिटी है, 1 GB डेटा मिलता है। 197 रुपए का जो प्लान है उसमें 70 दिन की वैलिडिटी है, 2 GB डेटा मिलता है। इस तरह के और भी प्लान्स हैं जो कंपैरेटिवली प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले सस्ते किफ़ायती नज़र आते हैं। ये पूरी लिस्ट इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। BSNL के प्लान्स बिलाशक किफ़ायती मालूम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ही एक कैच है। जब इस समय देश में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 5G सेवाएं दे रही हैं, जबकि BSNL जो है इस समय वो 4G सर्विस तक ही लिमिटेड है, और ये 4G सेवा भी देश के कुछ राज्यों में ही चल रही है। इसके अलावा एक और क्रिटिकल पॉइंट सेवाओं की उपलब्धता का है। टेलीकॉम इंडस्ट्री पर नजर रखने वाले जानकार ये मानते हैं कि मजबूत कनेक्टिविटी BSNL का प्रकट गुण नहीं रहा। BSNL को अभी बहुत सारे स्तरों पर सुधार करना है। BSNL को वापस रेस में घुसने के लिए काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उन्हें अपनी सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ानी होगी। 4G रोल आउट अभी भी हो रहा है, लेकिन कंपनी का मानना है कि यही 4G नेटवर्क 5G में भी अपग्रेड हो सकता है। और BSNL का टारगेट भी ये है कि वो अगले साल अपनी 5G सर्विसेज लॉन्च कर देगी। कुछ और दुविधाएं हैं जिससे BSNL को जूझना डेफिनेटली होगा रेस में वापस आने के लिए। जैसे निर्णय लेने का, जो फैसला लेने का टाइम है वो कम करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत तेज़ी से अपडेट करना पड़ेगा। इन सब बातों के अलावा काफ़ी और दिक्कतें हैं, जैसे खर्चे कम करने पड़ेंगे। अभी सबसे ज़्यादा खर्चा एम्प्लॉयज़ की सैलरी में जाता है, और फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने में। तो ये सब फिक्स होगा तभी वो प्राइवेट कंपनियों को टक्कर दे पाएंगे। BSNL की परफॉर्मेंस समझते हैं एक रिपोर्ट के हवाले से, जो एक ओपन सिग्नल नाम की एक रिपोर्ट है जो हमेशा आती है, हर साल आती है। ओपन सिग्नल दुनिया भर के देशों और मोबाइल कंपनियों का एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करती है। इनकी साल 2023 की रिपोर्ट को देखिए, उसमें कुछ दावे किए गए हैं, जैसे कि नेटवर्क की उपलब्धता के पैरामीटर पर जियो को 99.4, एयरटेल को 98.5, वोडाफोन को 96.2, BSNL को 83.6% अंक मिले हैं। नेटवर्क की स्थिरता यानी नेटवर्क कितना स्टेबल है, इस पैरामीटर पर जियो को 63, एयरटेल को 57.5, वोडाफोन को 48.9 और BSNL को सिर्फ 13.2% अंक मिले हैं। इसके अलावा और भी ओपन सिग्नल ने और भी कुछ पैरामीटर्स पर एक तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिसमें BSNL की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं BSNL के पक्ष में सिर्फ एक ही चीज़ है अभी, वो है सस्ते प्लान वो ऑफर कर रहा है। इसलिए जब बाकी कंपनियां अपना 5G टैरिफ बढ़ाती हैं तो BSNL की कोशिश होती है कि वो गांवों तक कैसे अपना नेटवर्क बढ़ा सके और 4G कनेक्टिविटी दे सके, उसका विस्तार कर सके। सुनिए BSNL के चेयरमैन प्रवीण कुमार को। The government has mandated to us each and every village which are not on 4G landscape, it should be brought on 4G landscape. For that, nearly 18,000 towers we are installing of 4G to bring every single village on 4G network. तो ये तो समस्याएं होंगी, लेकिन ये समस्याएं आई कैसे? BSNL भारत सरकार की 100% मालिकाना हक वाली एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSU है। लैंडलाइन के अलावा इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी वो देती है। साल 2002 के आसपास BSNL ने सेल 1 के बैनर तले अपने मोबाइल सेवाएं देनी शुरू की थी। लोगों को तब महीनों के इंतजार के बाद सिम कार्ड मिला करते थे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 आते आते BSNL की मोबाइल फ़ोन की बाज़ार में जो हिस्सेदारी थी वो 21% तक बन गई थी, बड़ी हिस्सेदारी थी। लेकिन इस समय BSNL को टक्कर देने के लिए 2 प्राइवेट प्लेयर मार्केट में आ गए थे। एक कंपनी थी भारतीय एयरटेल और दूसरी थी रिलायंस इंडिया मोबाइल। इन दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी भी मोटामोटी 20-22% के आसपास बनी हुई थी। और इसके बाद BSNL की मार्केट हिस्सेदारी में गिरावट शुरू हुई।
उसको सिलसिलेवार तरीके से देखिए। साल 2007 में वोडाफोन ने भारत में काम करना शुरू किया और BSNL की हिस्सेदारी 20.54% रह गई। साल 2009 में ये मार्केट में हिस्सेदारी 13.14% पर गिर करके आ गई। 2011 में ये हिस्सेदारी गिर करके 11.55% हो गई। 2014 में हिस्सेदारी और गिर गई और 9.45% पर आ गई। साल 2015 में गिरावट फर्श पर आ गई, नया आंकड़ा था 8.37% और साल 2022 आते आते ये गिरावट 10.13% पर आकर के सिमट गई। मार्केट शेयर गिरा तो कंपनी की कमाई भी गिरी। साल 2005-2006 के वित्त वर्ष में BSNL ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। सुनकर के भले ही आपको अजीब लगे। साल 2006-2007 में लगभग 9,000 करोड़ का मुनाफा था। 2009 और 10 में 574 करोड़ का मुनाफा रह गया और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट में मुनाफे की जगह नुकसान की राशि लिखी जाने लगी, ग्रीन से रेड हो गया। साल 2010-2011 के वित्त वर्ष में कंपनी ने 1800 करोड़ का नुकसान दर्ज किया। 2012-13 के वित्त वर्ष में 9,000 करोड़ का नुकसान दर्ज किया और 2019-20 में लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान दर्ज किया। 2022-23 में लगभग 7,000 करोड़ का नुकसान BSNL को हुआ। BSNL की खस्ता हालत में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने BSNL को लगातार राहत पैकेज दिए हैं। साल 2019 में 69,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। साल 2022 में 1,64,00,000 का पैकेज दिया गया और 2023 में 89,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। कुल मिलाकर अब तक 3,22,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज BSNL को सरकार दे चुकी है। सरकारी विज्ञप्ति में इसे BSNL का पुनर्जीवन पैकेज कहा गया और इस पूरी धनराशि के बाद सरकार ने दावा किया कि अब इस पैसों से देश में 4G और 5G सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। कब तक होगा पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस पैकेज के आने से BSNL का मार्केट का कुल कर्ज 33,000 करोड़ रुपए से गिर करके 22,000 करोड़ रुपए आ गया है। सरकार ने BSNL पर बोझ कम करने के लिए कुछ और कदम उठाए, जैसे कि कर्मचारियों की संख्या कम की। साल 2019 में केंद्र सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की। कहा कि BSNL के जो कर्मचारी VRS ले लेंगे, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस स्कीम के तहत समय से पहले रिटायर होना चाहते हैं, उन्हें उनकी तनख्वाह का आधा पैसा 2 किश्तों में दे दिया जाएगा और बाकी कर्मचारियों को दूसरे सरकारी विभागों और मंत्रालयों में ट्रांसफर दे दिया जाएगा। BSNL में बस उतने ही कर्मचारी रहेंगे जितनों की जरूरत होगी और इस स्कीम का फॉलोअप किया गया फरवरी 2022 में। तब यह मालूम हुआ कि BSNL के कुल 1,53,000 कर्मचारियों में से 78,569 ने, यानी लगभग आधी वर्क फोर्स ने VRS ले लिया। जानकारी ये बताते हैं कि BSNL के कई कर्मचारी वेतन न मिलने और देर से वेतन मिलने की समस्याओं से परेशान थे, इसलिए उन्होंने VRS का विकल्प चुना। VRS चुन करके अपना पैसा पाने का निर्णय लिया। इससे कर्मचारियों और BSNL दोनों को थोड़ी सी राहत मिली थी और आपको पता ही है कि सरकार BSNL में पैसा भी पंप कर रही थी, जिससे BSNL को जिलाना, उसको जीवित करने की कोशिशें की जा रही थी। लेकिन ये होगा कैसे? पैसा मिलेगा तो लगेगा कहाँ? कंपनी जिएगी कैसे? टेक्निकली कहाँ काम करना होगा कि पोर्ट करने वालों को वो सुविधा मिले जिसका वो पैसा दे रहे हैं? हमने एक्सपर्ट से पूछा। देखिए, BSNL भारत की लाइफलाइन होती थी एक समय पे। 2007 तक BSNL सबसे आगे रहता था मार्केट शेयर के हिसाब से, लगभग 30% के आसपास। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, BSNL का मार्केट शेयर गिरता रहा। 2022 तक मार्केट शेयर 10% पहुंच गया और अब ये लगभग 7 से 8% है। बात सही है कि BSNL को अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो इस रेस में बरकरार रह पाएँ और BSNL का इरादा भी ऐसा कुछ है। ये PSU अब चाहती है कि वो इस साल के अंत तक कुछ 20% मार्केट शेयर तक पहुंच जाए। आप पोर्ट करें या ना करें, कंपनियां दाम बढ़ाएं या घटाएं, सरकार को ये चाहिए कि हमारे पैसों से चल रही सरकारी कंपनी को इतना तो सफल बनाएं कि उसके इस्तेमाल में शर्म ना आए, उसका उपहास ना हो। BSNL को कोई भाई साहब नहीं लगेगा ना कहे। साथ ही इतना अंकुश भी रहे कि प्राइवेट कंपनियां भी अपने टारगेट पूरे करने के लिए अनरीजनेबल तरीके से टैरिफ जब तब ना बढ़ा सके। बड़ी खबर यहीं तक, बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले से जुड़ी है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। 25 जून 1975 को आप जानते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने
आपातकाल की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जो जारी की है उसमें कहा है कि आपातकाल की घोषणा के बाद उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए, जबकि भारतीयों को देश के संविधान और मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है। इसलिए आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाना हमें याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को कुचला गया था तब क्या हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से हर रोज संविधान की हत्या हो रही है। सुनिए कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं ने इस फैसले पर क्या कहा है। आज 50 साल पहले की एक घटना, 49 साल पहले का एक प्रकरण, सारी अपनी समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है हर रोज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। तो अगर भाजपा सरकार उसे पुकारना चाहती है संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो मैं कहूंगा मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए। एक बार इंदिरा गांधी हार चुका है, फिर देश ने वो इंदिरा गांधी को भी फिर प्राइम मिनिस्टर बनाकर लौट के इंदिरा गांधी आई थी। तो वो जो चैप्टर थे वो इतिहास का एक पन्ना था और इतने बरस बाद भाजपा खुद को वो उनका जो एंटी पीपल पॉलिसीज है, डिजास्टर्स है, उसका जो बुरा हाल है देश का, उससे नजर घुमाने के लिए ये पुराना कार्ड वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगली सुर्खी दिल्ली से आई है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। इस साल 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। तब से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल जेल से बाहर अभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसी शराब नीति मामले में 25 जून को उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल 25 जुलाई तक वो सीबीआई की हिरासत में हैं। केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। ईडी मामले में भी केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बड़ी बेंच के पास भेज दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून को लेकर के कुछ सवाल हैं जिसे बड़ी बेंच को देखने की जरूरत है। कोर्ट ने और क्या कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय की कैद झेल चुके हैं। चुनाव के दौरान जिन शर्तों पर उन्हें रिहा किया गया था उन्हीं शर्तों पर उन्हें रिहा किया जाएगा। ये भी कहा कोर्ट ने कि हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की है, लेकिन हमने पीएमएलए की धारा 19 जो गिरफ्तारी की शक्ति के बारे में है उसके मापदंडों की जांच की है। हमने पीएमएलए की धारा 19 और धारा 45 के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा कोर्ट ने कि केजरीवाल को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल अब बड़ी बेंच के पास है। केजरीवाल एक चुने हुए नेता हैं, वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, कोर्ट इस पर निर्देश नहीं दे सकता। इसका फैसला हम अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी ने सत्य की जीत बताया है। पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर दोहराया कि शराब घोटाले की जांच ही पूरी तरह फर्जी है। वे इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर जनता और मीडिया को गुमराह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी है, ऐसा बीजेपी ने कहा है। सुनिए दोनों तरफ के नेताओं को। उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया
कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। यहाँ आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को गुमराह कर रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी प्रेयर थी कि आप मेरी अरेस्ट को अवैध डिक्लेयर करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्रेयर पर कोई राहत नहीं दी है, बल्कि इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रिफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सील ऑफ अप्रूवल लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के गिल्टी हैं, दोषी हैं, और इसीलिए ये भी कहा कि सेक्शन 19 पीएमएलए की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, इसीलिए आयोग उनको अरेस्ट कर सकते थे। तीसरी सुर्खी आंध्र प्रदेश से आई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और युवजन श्रमिक राइथू कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी, उन पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ है। ये केस तेलुगु देशम पार्टी के विधायक रघुराम कृष्णम राजू की शिकायत पर दर्ज हुआ है। एफआईआर में जगन मोहन रेड्डी के अलावा 2 आईपीएस अधिकारियों के भी नाम है। शिकायत करने वाले रघुराम कृष्णम पहले वाईएसआर कांग्रेस के ही नेता थे और नरसापुरम से सांसद रह चुके हैं। मुख्यमंत्री पर क्या आरोप लगाए उन्होंने? टीडीपी विधायक ने शिकायत में कहा है कि मई 2021 में सीआईडी ने उन्हें हैदराबाद में गिरफ्तार किया था। आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें लोकल कोर्ट में पेश नहीं किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि सीआईडी के पास ट्रांजिट वारंट भी नहीं था। उन्हें जोर जबरदस्ती करके पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया और गुंटूर लाया गया। बेल्ट और लाठी से उनकी पिटाई की गई। शिकायत के मुताबिक रघुराम कृष्णम ने दावा किया है कि अधिकारियों को पता था कि उन्होंने बाईपास हार्ट सर्जरी करवाई है। इसके बावजूद कुछ अधिकारी उनके सीने पर बैठ गए और दबा करके मारने का प्रयास करने लगे। जिन 2 आईपीएस अधिकारियों के नाम पर जिन पर आरोप लगे हैं, उसमें से एक सीआईडी के पूर्व चीफ पीवी सुनील कुमार और पूर्व इंटेलिजेंस चीफ पीएसआर अंजन नेहरू हैं। विधायक का आरोप है कि तत्कालीन सीएम जगन मोहन रेड्डी और अधिकारियों ने उन्हें जान से मारने की आपराधिक साजिश रची थी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।